तो एक्सरे की खोज सर डब्ल्यू.सी. रॉन्जन द्वारा 8 नवंबर 1895 को की गई थी। लिख लो आप, 8 नवंबर 1895 में सर डब्ल्यू.सी. रॉन्जन द्वारा एक्सरे की खोज की गई थी। ARB के बारे में भी बताया था आपको, एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड। ठीक है, ये एक एक शब्द को अलग अलग है, AERB। तो A डैश एटॉमिक, E डैश एनर्जी, R डैश रेगुलेटरी और B डैश बोर्ड। तो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड और हिंदी में परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद। तो अपनी जो विषय सूची है जिसमें अपन पढ़ेंगे, अभी इसमें अपन आज 5 पॉइंट ले रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विकिरण, सेकंड विकिरण के प्रकार, थर्ड आयनकारी विकिरण के स्रोत, चौथा है विकिरण संरक्षा के आधारभूत सिद्धांत और पांचवा है आयनकारी विकिरण का स्वास्थ्य पर प्रभाव। लिस्ट लंबी है लेकिन अभी अपन 5 पॉइंट लेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे आपको समझने में आसानी हो। दिक्कत आ रही तो अंदर आ जाओ, बाकी के बच्चे अंदर जगह है, अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। पढ़ने दो उनको तो। तो विकिरण क्या है तो मैं पहले भी बताया था, विकिरण ऊर्जा है, ठीक है ना, या वह ऊर्जा है जो तरंगों और कणों के रूप में संचरित होती है। क्या है विकिरण? जो तरंगों और कणों के रूप में संचरित होती है, जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण है, रेडियो तरंगे हैं, सूक्ष्म तरंगे हैं, प्रकाश दृश्य तरंगे हैं, एक्सरे और गामा रेज, है ना। ये इस तरह की जो तरंगे हैं ये सब विकिरण तरंगे कहलाती हैं। और विकिरण पूरे ब्रह्मांड में है, पूरे यूनिवर्सल में हर जगह विकिरण व्याप्त है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई परेशानी समझने में कोई दिक्कत आ रही हो? है बेटा? वेव। ठीक है, अब विकिरण 2 प्रकार का हो, आप लिखें टाइप्स ऑफ रेडिएशन, यानी कि 2 तरह का विकिरण है। एक है आयनकारी विकिरण और दूसरा है गैर आयनकारी विकिरण। आयनकारी विकिरण और गैर आयनकारी विकिरण, या आयोनाइजिंग रेडिएशन और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, जैसा आपको पहले भी बताया था, आयोनाइजिंग रेडिएशन यानी कि आयनकारी विकिरण वह विकिरण है जिसमें पदार्थ या शरीर के ऊतकों टिश्यूज के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। क्या बताया? वह विकिरण जिसमें पदार्थ या शरीर के ऊतकों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, आयनकारी विकिरण कहलाता है। ठीक है, आयनकारी विकिरण क्या होता है? किसी पदार्थ या शरीर के ऊतकों के परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की पर्याप्त ऊर्जा होती है, वो आयनकारी विकिरण कहलाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे ये डेंटल एक्सरे रेडियोग्राफी है, CT है, टोमोग्राफी है, फ्लोरोस्कोपी है, आदि आदि जो नैदानिक जांचों के उपकरण हैं, वो आयनकारी विकिरण। ठीक है, हाँ एग्जाम्पल लिखो ना, CT, एक्सरे, डेंटल एक्सरे, मेमोग्राफी, है ना, फ्लोरोस्कोपी। हो गया?
या और दोबारा रिपीट करूं भाई? डेंटल रेडियोग्राफी है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी, सीटी का फुल फॉर्म लिख लो, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी। फ्लोरोस्कोपी, फ्लोरोस्कोपी में दो तरह की मशीनें आती हैं, एक आईआर, एक सीआर। आईआर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है ना, और एक सीआरएम होता है। ये दोनों एक जैसी मशीनें होती हैं, वो थोड़ी बड़ी रहती है, जैसे इसके बारे में डिटेल आपको बाद में बताएंगे। ओके, सीआर की क्या है? सीआर की बताऊंगा, ठीक है। और अब आ जाओ गैर आयनकारी विकिरण। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन। गैर आयनकारी विकिरण वो विकिरण है जिसमें किसी पदार्थ या शरीर के ऊतकों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को कंपित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है। समझना इसको। गैर आयनकारी विकिरण वह विकिरण है जिसमें पदार्थ या शरीर के ऊतकों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को कंपित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों को पदार्थ या शरीर के ऊतकों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। दोबारा रिपीट करता हूं, गैर आयनकारी विकिरण वह विकिरण है जिसमें पदार्थ या शरीर के ऊतकों के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों को कंपित करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होती है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉनों को पदार्थ या शरीर के ऊतकों से बाहर निकालने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती, है ना। तो ये गैर आयनकारी विकिरण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप लिखें अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड समझ रहे हो ना, सोनोग्राफी। एमआरआई, MRI कैपिटल में लिखना है। M फॉर मैग्नेटिक, R फॉर रेजोनेंस, I फॉर इमेजिंग। रेजोनेंस, हाँ, रेजोनेंस, RESONANCE, इमेजिंग, ठीक है। ये इसके उदाहरण हैं गैर आयनकारी। इनमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी की जो ध्वनि तरंगें होती हैं, उच्च आवृत्ति की ध्वनि तरंगें होती हैं, उनसे एक इमेज बनती है, ठीक है ना। उस इमेज को डिटेक्टर से लेके और अपन उसकी छवि बना के उसके फोटोग्राफ्स बनते हैं, उससे निदान होता है। इसमें रेडिएशन नहीं होता बेटा, यही तो बता रहे हैं आपको, रेडिएशन किस में है और किस में नहीं है। वाइब्रेट करती है भाई, जो विकिरण किसी पदार्थ या शरीर के ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दे, जो बाहर कर दे वो तो आयनकारी विकिरण है। और जो बाहर नहीं करे, सिर्फ कंपित करके रह जाए, वाइब्रेट करके रह जाए, वो गैर आयोनाइजिंग मतलब नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन है। ये चीज समझ में आई सबके? यस सर। कोई डाउट पूछ लो अभी, क्योंकि मैं एक एक से ये सब चीज बुलवाऊंगा। अभी समझ में नहीं आया हो तो पूछ लो, अभी चांस है, बाद में नहीं फिर यहाँ खड़े करके एक एक से बुलवाऊंगा। वो नहीं आया तो फिर दिक्कत वाला काम हो जाएगा। ओके, एक बार और समझाएं। पहली बात तो रेडिएशन क्या है? विकिरण वह ऊर्जा है जो तरंगों और कणों के रूप में संचरित होती है। ओके, क्लियर? विकिरण दो तरह का है, आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग, ठीक है ना। और विकिरण ब्रह्मांड में सब जगह व्याप्त है, ये आपको बता दिया गया है, ये पता भी है आपको, ठीक है। तो विकिरण दो तरह का, आयोनाइजिंग और नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग कौन सा है? वह विकिरण जो किसी पदार्थ
या शरीर के ऊतक के परमाणु, इस पॉइंट को समझना आप। कोई पदार्थ है, ये पदार्थ है, ठीक है, इसका भी तो ये परमाणु इसके अंदर भी है, उसमें इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। तो कोई पदार्थ या अपने शरीर का कोई ऊतक है। शरीर कैसे बना हुआ है? आप सब साइंस के स्टूडेंट हो भाई। जैसे ऊतक है, पहले तो सेल्स है, सेल्स को मिला के क्या बना? ऊतक के समूह से क्या बना? अंग, अंग के समूह से क्या बना? शरीर बन गया, ठीक है ना। अगर अपन उसको ऐसे ले, भाई छोटे सेल्स है, कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से ऊतक बने, ऊतक से शरीर अंग बना, अंग के समूह को शरीर कहते हैं। तो वह विकिरण जो किसी पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ हो, निर्जीव सजीव कोई पदार्थ हो, या शरीर के ऊतक के परमाणु से, किसी पदार्थ के या शरीर के ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की क्षमता जो विकिरण रखती है, वो आयनकारी विकिरण कहलाती है। और वो विकिरण जो किसी पदार्थ या शरीर के ऊतक के परमाणु से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने की क्षमता नहीं रखती, सिर्फ उसको वाइब्रेट कर देती है, वो गैर आयनकारी विकिरण कहलाती है। अब बताओ, किसी के समझ में नहीं आया हो तो और पूछ लो, 4 बार पूछ लो, 10 बार पूछ लो, इसके बाद चांस नहीं दूंगा। आया समझ में? सबने लिख लिया? तो उदाहरण आपको लिखाई दिए। आयनकारी विकिरण में कौन कौन से उदाहरण बताए आपको? नहीं बेटा, हाँ मेमो आएगी उसमें, और फ्लोरोस्कोपी है ना। तो ये हो गया। अब उसके बाद में गैर आयनकारी विकिरण में क्या लिखा है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते। ये इसका एक स्पेक्ट्रम बना के दिखाया हुआ है। सब बच्चे आके इसका एक एक करके फोटो ले लो। ये स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ना, या तो 2-3 जने ले लो, फिर आपस में दे देना, ग्रुप में डाल देना। आराम से ले ले बेटा। ये आप देखेंगे, इसमें अलग अलग स्पेक्ट्रम बताया गया है। जो वेव्स हैं, अपना ये मोबाइल है, इसमें भी रेडिएशन है, या जो हाई फ्रीक्वेंसी की लाइन जाती है उसमें जो रेडिएशन रहता है, ये कंप्यूटर है, इसमें रेडिएशन है। इस तरह से अपन ये बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, इसकी जो वेव है उसकी स्थिति कुछ है, और जो ज़्यादा रेडिएशन है वो एकदम से ऐसे 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 है ना। तो ये जो ग्राफ है, एक एक आके देख लो एक बार। जिन्होंने देख लिया वो इधर हो जाओ, बाहर हो जाओ, बाकी जिन्होंने देखा वो देख लो, जिससे समझने में दिक्कत नहीं आएगी। आ जाओ, तुमने देख लिया तुम इधर हो जाओ बेटा, जिन्होंने नहीं देखा वो आके देख लो, इससे समझने में आपको आसानी रहेगी कि जो रेडिएशन होता है, जैसा कि हमने आपको बताया कि तरंगों और कणों के रूप में, वेव्स के रूप में ये चलता है। तो जो कम जब रेडिएशन होता है तो उसका ग्राफ ऐसे रहता है, जैसे रेडिएशन बढ़ता जाता है तो इसकी ये फ्रीक्वेंसी ये बढ़ती चली गई, ठीक है ना। ये सबसे हाई, ये न्यूक्लियर में चला गया। अपन बड़ी बड़ी पावर लाइनें जाती हैं, है ना, ये कंप्यूटर है, ये मोबाइल है, इस तरह से धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। सूरज की किरणें हैं, ये सूरज की किरणें आ गई, ये अल्ट्रावायलेट वो आ गई, ये एक्सरे आ गया, इसमें इतना रेडिएशन है, और ये आ गई। सबकी पावर यहाँ लिखी हुई है, इनकी सबकी फ्रीक्वेंसी यहाँ दर्शा रखी है। जब आप और थोड़ा आगे पढ़ जाएंगे, इसको समझने लग जाएंगे, ज्ञान जब आपको इसका बेसिक हो जाएगा, तब इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तो अभी आपने देखा कि रेडिएशन कैसे चल रहा है, किस चीज़ में किस तरह से कितना रेडिएशन। किसी को डाउट, जिसने नहीं देखा हो एक बार आके देख लो, समझ में आ गई बात? हाँ, ले ले बेटा, फोटो ले ले, कोई दिक्कत नहीं। ये बेस है आप लोगों का, इसको समझ लो बच्चों, ये बेसिक है। ये आपके समझ में आना चाहिए कि आखिर हम जो काम करने जा रहे हैं, जहां हम काम कर रहे हैं, वो है क्या, आखिर क्या चीज़ है, ठीक है ना। इसको ट्रेनिंग को करने के बाद क्या बनोगे आप? रेडियोग्राफर। रेडियोग्राफर का मतलब जानते हो? नहीं जानते, कोई बात नहीं, वो अपन को पता होना चाहिए कि अपन जो बनने जा रहे हैं, रेडियोग्राफर बनने जा रहे हैं, कि रेडियोग्राफर है क्या। देखिए, ये रेडियो और ग्राफ, रेडियो जो रेडियो की जो ये इसकी जो तरंगे हैं, ये रेडियो एक्टिव जो तरंगे हैं, इनको ग्राफ करने वाला
इनका ग्राफर रेडियोग्राफर कहलाता है। जैसे कारपेंटर है, लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर कहते हैं, ठीक है। स्टेनोग्राफर है, जो भाषा जानते हो ना, स्टेनो जो भाषा होती है, क्या बोलते हैं हिंदी में उसको? शॉर्ट हैंड। तो हाँ, लिपि कुछ अलग ही है, शॉर्ट हैंड भी इंग्लिश का ही शब्द है शायद। तो उसको जो लिखता है उसको वही पढ़ सकता है, तो वो उसका वो है। तो अपन ये जो रेडियो तरंगे हैं इनको ग्राफ करते हैं, इनको ग्राफ करके एक इमेज बनाते हैं, तो अपन रेडियोग्राफर कहलाते हैं। ठीक है, आई ना समझ में? तो अपन रेडियोग्राफी का कोर्स कर रहे हैं और रेडियोग्राफर है, ये अपन को पता होना चाहिए कि हम ये चीज़ है। ठीक है, कहीं ये नहीं कि रेडियोग्राफर किसी मिलने वाले से कहा अच्छा रेडियो का काम सीख रहा है, ये वो रेडियो नहीं है। ये जो तरंगे हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, उनसे अपन इमेज बना के शरीर के अंदर जो अपने अंग हैं उनकी इमेज बना के अपन उसको ग्राफ करके उसकी एक छवि बनाते हैं। उस छवि को बनाने की पूरी प्रक्रिया को अपन संपन्न करते हैं, तो अपन उस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करने के कारण अपन रेडियोग्राफर कहलाते हैं। ठीक है ना, क्योंकि अपन इस चीज़ को कर रहे हैं तो अपन रेडियोग्राफर हो। कल को कोई पूछे क्या कोर्स कर रहे हो तो कैसे बताओगे तुम? तो रेडियोग्राफर, वो कहेगा भाई रेडियोग्राफर क्या है? बस फोटो खींचने वाले हम एक्सरे खींच दें, ऐसे नहीं है ना। अपन को पता होना चाहिए और अपन को मेडिकल की भाषा में इसको अपन को डिफाइन करना चाहिए कि भाई ये इस तरह से हम रेडियोग्राफर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हाँ पूछो बेटा, पूछो। रेडिएशन ज़्यादा हार्मफुल है एज कम्पेयर टू एक्सरे? एक्सरे तो बेटा बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। फ़ोन देखो कहाँ रह गया आप। मैं आपको ये स्पेक्ट्रम इसीलिए दिखाया है कि आप इससे ये समझ सकें। देखिए अपन जैसे जैसे बढ़ रहे हैं इधर, आप इसको देखें कितना ज़्यादा इसमें वो आता जा रहा है, ठीक है ना। और आगे जाके जब ये न्यूक्लियर तक पहुंच गया है तो देखिए गामा रेज और इसके आगे तक क्या स्थिति होगी इसकी। चश्मा है, ये अल्ट्रा वायलेट को दिखाया है इसमें। अब ये सूरज है, सूरज की किरणें आ रही हैं, ये भी रेडिएशन वाली है ना। तो सर इस रेडिएशन को अपन सहन कर लेते हैं? हाँ बेटा, ये आपको बताया ना, नेचुरल रेडिएशन है ये नेचुरल। अभी अपन यहाँ खड़े हैं, यहाँ भी रेडिएशन है, आपके अंदर भी रेडिएशन है, मेरे अंदर भी रेडिएशन है, इस यहाँ भी रेडिएशन है, यहाँ भी सब जगह रेडिएशन है, लेकिन ये इतना कम है, नेचुरल रेडिएशन है, ये नेचुरल रेडिएशन है। तो सर जहाँ से कर्क रेखा निकल रही है वहाँ पे रेडिएशन ज़्यादा होता होगा ना? जिसका मेरे को आइडिया नहीं है, गलत नहीं बताता हूँ, जो मुझे पता होता है उतना ही बताता हूँ, ठीक है ना। तो ये जो रेडिएशन है, ये प्राकृतिक जो रेडिएशन है, ये सभी जगह है। और जैसे आपको बताया था, भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग अलग जगह अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कितना बताया था आपको, कितने से कितने तक होता है ये? 1 से 3 मिली सीवर्ड, ठीक है ना। तो मिली सीवर्ड को लिखने का भी तरीका सीख लो। इसमें m तो आएगा छोटा, s आएगा बड़ा, हाँ, और v मिली सीवर्ड देखो कहीं ना कहीं होगा, मैं और दिखाता हूँ। v भी बड़ा आता है इसमें। एक मिनट बताता हूँ मैं आपको, कहीं ना कहीं ये रहा, m बड़ा तो m छोटा, s बड़ा और v छोटा आता है, मिली सीवर्ड है ना, v छोटा। ठीक है बेटा, तो ये मिली सीवर्ड माप है, रेडिएशन का माप है मिली सीवर्ड। बच्चों समझ में आया कि नहीं? मिली सीवर्ड जो है वो माप है, मिली सीवर्ड माप है, इसको रेडिएशन को गुड मॉर्निंग, मिली सीवर्ड माप है मापने का गुड मॉर्निंग। तो ये पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह है, अलग अलग भौगोलिक स्थिति के हिसाब से है। ठीक है ना, कल भी बताया था आपको। आज नए बच्चे आए हो, आज सुन लें। कौन कौन नया आज? अच्छा, ठीक है। तो ये जो नेचुरल रेडिएशन है, जो प्राकृतिक रेडिएशन है, ये सभी जगह है, ब्रह्मांड में सभी जगह व्याप्त है। और 1 से लेकर 3 मिली सीवर्ड तक ये सभी जगह पाया जा रहा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। लेकिन औसत अगर अपन देख रहे हैं पूरे विश्व का 2.4 मिली सीवर्ड पर ईयर पर पर्सन, है ना। क्या लिखना है? मिली सीवर्ड पर ईयर पर पर्सन, परसेंट नहीं, पर पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति। यानी कि अगर अपन विश्व के स्तर पे देखें तो आपको भी 2.4 मिली सीवर्ड मिल रहा है, मेरे को भी। लेकिन अपन जिस देश में रहते हैं, अपन भारत देश के अंदर रह रहे हैं,
तो अपने देश के अंदर इतना नहीं है। सबसे ज़्यादा अपने यहाँ केरल के अंदर पाया जाता है 1.4 मिली सीवर्ट पर ईयर पर पर्सन है बेटा, लिखो। केरल में 1.4 मिली सीवर्ट पर ईयर पर पर्सन रेडिएशन वहाँ लगता है ना। और वो बताया था जो लक्षद्वीप समूह, वहाँ सबसे कम अपने देश के अंदर 0.3 मिली सीवर्ट है बच्चों, 0.3। और अपन राजस्थान के लोग हैं, राजस्थानी है, तो अपने को राजस्थान का भी पता होना चाहिए। 0.6 वो भी लिख लो बेटा, 0.6, ठीक है। और देखिए जो अपन ये फिल्म बैज लगाते हैं, ये फिल्म बैज लगा के जो काम करते हैं TLD बैज है ना, और इसका जो पूरे, जैसे आप बार बार रेडिएशन के बारे में पढ़ रहे हैं, डर रहे हैं कि रेडिएशन है क्या होगा, तो मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका जो पूरे इंडिया के अंदर, जैसे इसको भी AERB रेगुलेट करती है और इन्होंने अलग अलग लेबोरेटरियाँ बना रखी हैं, अपनी रेंटेक लेबोरेटरी से आता है ये, ठीक है ना। इसका विस्तार से तो मैं आपको बाद में इसका पूरा चैप्टर लूँगा, लेकिन अभी थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये क्या है। ओके, ये इसकी कैसेट है, इसे कैसेट बोलते हैं। इसमें से ये रहती है, ये होता है बेटा, ये सब एक बार देख लो, देखे। इसमें पूरी डिटेल रहती है कर्मचारी की, पूरा नाम रहता है, पता रहता है, और इसकी कोड वर्ड होता है। ये 22 नंबर है मेरा अभी इस एरिया में, मतलब सबसे पुराना बैच मेरा ही है। कोई 400 पे पहुँच गया, कोई कहाँ पहुँच गया, कि मेरा बहुत पुराना चल रहा है। देख लो इसको एक बार, है ना। ऐसे ही आप लोगों के बनेंगे। एक फॉर्म आता है इसका, वो फॉर्म भरा जाता है, वो फॉर्म जाता है यहाँ से ERB से होते हुए रेंटेक जाता है, रेंटेक के पास फिर ये अपना पर्सनल मॉनिटरिंग TLD कार्ड, इसको लिख लो आप, पर्सनल मॉनिटरिंग TLD कार्ड, पर्सनल PERSONNEL, पर्सनल मॉनिटरिंग MONITORING, मॉनिटरिंग कार्ड, TLD कार्ड। अब TLD की फुल फॉर्म अभी बताऊंगा मैं आपको, मेरे को भी याद नहीं है, इसमें देखनी पड़ेगी। लिख लिया? तो अपन को, चलो इसकी बताता हूँ मैं फुल फॉर्म आपको, है ना। तो ये 3 महीने के लिए आता है, ये 3 महीने पे क्वार्टरली आता है। अब जैसे ये चल रहा है मेरा जनवरी से मार्च, अब ये मार्च चलेगा, तो जैसे ही मतलब मार्च का एंड आएगा, वहाँ से पहले आ जाता है 5-7-8 दिन पहले, तो जैसे 31 मार्च होगी तो ये वाला जमा हो जाएगा, और नया अप्रैल से अप्रैल मई जून तक का वो इसमें अपन डाल देंगे। और ये जो पुराना है ये वहाँ चला जाता है रेंटेक लेबोरेटरी में, तो वहाँ अपन को कितना रेडिएशन लगा। अब आप देखेंगे कि देखो यहाँ ये गोला है, यहाँ ये अलग है, ये गोला है, ये आपने देखा या खाली ऊपर से देख लिया? देखो इसमें जो रेडिएशन आता है ना, इसके हिसाब से इसको एक्सपोज कर रहा है वो अलग अलग, तो ये बताता है किस तरह का कितना रेडिएशन लगा। अब कोई उठा के इसको उसके नीचे ही रख दे, एक्सरे ट्यूब के नीचे, वो भी पता चल जाता है। अच्छा भाई ये वहीं रखा था, पता चल जाता है 1 सेकंड में। कई अपने साथी बदमाशी करते हैं ना, उन्होंने कहा चलो रख गए अपने यहाँ, पटक गए, उसने उठा के वहाँ कर दिया, ठीक है। ऐसा मेरे साथ भी हो चुका है, मेरे साथ किया था एक बार, फिर बहुत तगड़ी इंक्वायरी होती है, बड़ी मुश्किल से पिन छूटता है। हाँ, क्योंकि ये जो AERB के द्वारा प्रेस्क्राइब है, अपन को 1 साल में 20 मिली सीवर्ट रेडिएशन से ज़्यादा अपन को नहीं लगना चाहिए। लिख लें आप,
20 मिली सीवर्ट ये रेडिएशन वर्कर के लिए है, ठीक है। रेडिएशन वर्कर, अपन रेडिएशन वर्कर हैं तो अपन को 20 मिली सीवर्ट एक साल के अंदर, इसका पूरा हालांकि चैप्टर है वो तो मैं अलग से इसके बारे में पढ़ाएंगे, बट अभी लिख लो आप नॉलेज के लिए, एक साल में 20 मिली सीवर्ट, विशेष परिस्थिति में किसी साल में 30 मिली सीवर्ट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 30 मिली सीवर्ट। इससे अधिक नहीं। ठीक है बच्चों। और 5 साल में, जैसे किसी एक साल में 30 मिली सीवर्ट लग भी गया है ना, तो 5 साल में 100 मिली सीवर्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। क्या लिखा आप लोगों ने? 100 मिली सीवर्ट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि 100 मिली सीवर्ट से ज़्यादा होता है तो एक टेस्ट कराना होता है, CA कैपिटल में लिखें, क्रोमोसोमल एरिवेशन टेस्ट, ठीक है। इसके बारे में हालांकि मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी टॉपिक अपना दूसरा चल रहा है, इसकी गहराई में मत जाओ। हाँ, अभी इसको भी बताएंगे, मैं ये कह रहा हूँ अभी इसको फिर आप अलग ट्रैक पे चले जाओ, इसका सब्जेक्ट आगे आएगा, वो पूरा ही आएगा, एक साल में कितना देना है, पेशेंट को कितना है, आंखों पे कितना लगना चाहिए, एक्सट्रीमिटीज पे कितना, ये इसका एक अलग चैप्टर है। तो अभी अपन रेडिएशन के ऊपर चल रहे हैं, है ना। अब ये फिल्म देखो, ये एक बार देख लो, इसको डाल दिया मैंने इसमें, ये लिया, ये इधर ऊपर की तरफ रखते हुए इसको इसमें डाला, सब देख रहे हैं ना इसको? सभी देख रहे हो? ये ऐसे डाला और इसको ये ऐसे, ये ठीक है। और ये इसका ये होता है इसको लगाने का, बस इसको हमेशा इसको यहाँ लगाना है, ये चेस्ट का है, ठीक है ना। रिस्ट के भी आते हैं इसके, अच्छा, वो फ्लोरोस्कोपी करते हैं, वो रिस्ट के लगाते हैं, अपना ये हमेशा चेस्ट का आता है। कोई शो के तौर पे यहाँ लगा के घूम रहा है, कोई यहाँ लगा रहा है, कोई ऐसा नहीं, ये चेस्ट वाला TLD है ना, और इसको हमेशा ऐसे, ठीक है। चलो सर अपना, जैसे भी आपने इसको निकाला तो अपने जो हार्ट टच हुए तो उससे नहीं कोई फर्क नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो रेडिएशन से ही फर्क पड़ता है इसमें, ठीक है ना। तो रेडिएशन के बारे में अपनी बात चल रही है, रेडिएशन के ऊपर एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अभी देखिए हर जगह पोल्यूशन की बात हो रही है, प्रदूषण की बात हो रही है, कहीं ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, कहीं वायु प्रदूषण हो रहा है, कहीं आवाज़ का ज़्यादा, ध्वनि जो ज़्यादा साउंड और उसमें वो आ रहा है, कहीं का जी प्रदूषण इतना हुआ कि गंगा दूषित हो गई, यमुना दूषित हो गई, नदियाँ दूषित हो गई, और बहुत सारी चीज़ें, लेकिन रेडिएशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा। मेरे उस पर आप चैनल पे देखना, उस पर इसके बारे में डाला भी है मैंने। ये एक ऐसा वो है प्रदूषण, ना तो इसका रंग है, ना इसका रूप है, ना इसका कोई स्वाद है, ना ये दिखाई देता है। अब देखिए ध्वनि प्रदूषण है, ज़्यादा आवाज़ होगी पता चल जाएगा आपको, है ना। गंध प्रदूषण है, बदबू आएगी, आवाज़ पता चल जाएगी आपको, उसकी बदबू से महसूस हो जाएगा, स्मेल से, ठीक है ना। और भी जितने प्रदूषण है, कोई पटाखे फोड़ रहा है, कोई क्या कर रहा है, ये सारे प्रदूषण है, तो इनसे अपन को पता चलता है। और ये क्या है, बढ़ जाते हैं और ये कम भी हो जाते हैं, और अपन इसको रोक भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो एक ऐसा प्रदूषण है जिसका असर, अब इनका असर तो क्या है, ध्वनि प्रदूषण हुआ, इसने डेक बजाया बहुत जोर से, है ना, क्या नाम है तेरा? वंदना ने डेक बजाया और मेरे कान फोड़ डाले। कितनी देर बजा लेगी? 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद शाम, ठीक है कि देवी धन्यवाद, बंद कर दिया, ठीक है। लेकिन वो बंद हो गया ना, थोड़ी देर रहा। नदी भी प्रदूषित हुई, इसने श्रमदान किया, क्या नाम है, सलोनी ने श्रमदान किया, नदी साफ कर दी, ठीक है। और हम क्या करेंगे, जो पटाखे बज रहे हैं उनको बंद करा देंगे, प्रदूषण बंद हो गया। लेकिन ये एक ऐसा प्रदूषण है, यानी कि उन प्रदूषणों का असर एक समय के बाद खत्म हो गया। ये एक ऐसा प्रदूषण है जिसका ना स्वाद है, ना रंग है, ना रूप है, क्या, और ना इसका पता चलता है, ना अपन सूंघ सकते, ना सुन सकते, ना टेस्ट कर सकते। और ये ऐसा प्रदूषण है, इसका 7 पीढ़ी तक असर रहता है रेडिएशन का। डरना मत,
इसका 7 पीढ़ियों तक असर रहता है। ये क्या करता है, आखिर ये बार बार सर पढ़ाए जा रहे जीन्स को हैं। चेंज कर देता है। यस, ये डीएनए में चेंज करता है। हाँ, ये डीएनए को जाके इफेक्ट करता है। तो डीएनए में जब परिवर्तन आ जाता है तो जेनेटिक चेंजेज आ जाते हैं। आपने अगर पढ़ा हो हिरोशिमा नागासाकी वाला जो परमाणु विस्फोट हुआ था, है ना, परमाणु विस्फोट भी इसी के उस पे है, यही सिद्धांत है वो, यही चीज़ है वो, ठीक है ना, रेडिएशन ही था वो। तो ये इसलिए इससे अपन को बार बार हम क्यों कह रहे हैं कि भाई बचना है, इससे बचना है, डरना नहीं है, इससे सावधानी से काम करना है। आपको जो कोर्स कराया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है, वरना एक्सरे तो कोई भी कर लेता है। तो इससे बचते हुए सावधानी से काम करना है, खुद भी बचना है, मरीज को भी बचाना है और एनवायरनमेंट को भी बचा के रखना है। हाँ बोलो बेटा। हाँ पूछो। कैंसर का रीजन भी तो एक्सरे और ये होती है। कैंसर में? हाँ बेटा, बस टेस्ट नहीं किया। देखो ऐसा है, कैंसर में क्या है, पहले तो आपको, हालांकि इसका एक अलग सब्जेक्ट है और अभी मैंने उस पर यूट्यूब चैनल पे भी डाला हुआ है कैंसर के ऊपर, आप उसको सुनना, काफ़ी समझ में आएगा, फिर आगे मुझसे क्वेश्चन करना। लेकिन अभी इसने क्वेश्चन किया तो उसका जवाब देता हूँ। कैंसर क्या है? अपना जो शरीर कुदरत ने बनाया है, आप सब साइंस के बायो के स्टूडेंट हैं, मैथ्स के भी हैं, वो भी सुन लें। अपने शरीर के अंदर लगातार कोशिकाओं का निर्माण होता है, ये अपन सब जानते हैं। नई कोशिकाएं बन रही हैं और पुरानी कोशिकाएं टूटती हैं, नष्ट होती है, उनकी जगह नई कोशिकाएं बनती हैं। ठीक है, सहमत है यहाँ तक? ठीक है ना। अब जैसे सांप है, सांप क्या करता है, कैंचुली छोड़ता है ना, अपना भी यही स्थिति है, अपने भी नई कोशिकाएं बन रही हैं, पुरानी कोशिकाएं, डेड कोशिकाएं चली जाती हैं, तो जो मरती हैं उनकी जगह नई कोशिकाएं ले लेती है। ये कुदरत ने, प्रकृति ने, उस अल्लाह गॉड वाहिगुरु ईश्वर ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि अपने शरीर के अंदर रोज नित्य नई कोशिकाएं बन रही हैं। ये सतत प्रक्रिया अपने आप ऑटोमेटिक चलती है, सेल्फ